जय हिंद दोस्तों, आप सभी का जीके जीएस विद विकास यूट्यूब चैनल में आप सभी का स्वागत है। आज हम लोग जो दिल्ली सल्तनत के बारे में जो 1206 ईस्वी से 1526 ईस्वी तक जो दिल्ली सल्तनत चला था, उसमें जो गुलाम वंश जो कि 1206 ईस्वी से गुलाम वंश जो कि 1206 ईस्वी से 1290 ईस्वी तक इसका शासनकाल रहा है, उसके बारे में हम लोग आज देखेंगे। तो आगे हम वीडियो को स्टार्ट करते हैं। प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब एवं लाइक ज़रूर कीजिएगा। आगे बढ़ते हैं और देखते हैं यहाँ पे। तो यहाँ पे पहला वंश है गुलाम वंश और इसके संस्थापक थे कुतुबुद्दीन ऐबक। कुतुबुद्दीन ऐबक थे ये। कुतुबुद्दीन ऐबक दिल्ली सल्तनत में जो पहला राजवंश या वंश हुआ, जिसे स्लेव डायनेस्टी या गुलाम वंश कहते हैं, उसके संस्थापक थे। और इनका कार्यकाल इनका शासनकाल 1206 से 1210 ईस्वी तक रहा। इसकी पहली राजधानी लाहौर थी, यानी कुतुबुद्दीन ऐबक की पहली राजधानी लाहौर थी। शासक बनने के बाद इसने अपनी जनता में लाखों रुपए दान किए, इसलिए लाहौर की जनता ने इन्हें लाख बख्श की उपाधि दी। एग्जाम में बार बार पूछा जाता है कि लाख बख्श की उपाधि किसे दिया गया था, तो इसका सही उत्तर हो जाएगा कुतुबुद्दीन ऐबक। ऐबक का मतलब चांद का देवता होता है। यह इतिहास का इकलौता शासक था जिसने कभी भी सिंहासन का इस्तेमाल नहीं किया था। ये भी बहुत ही महत्वपूर्ण पॉइंट है कि इतिहास का पहला शासक जिसने कभी भी सिंहासन का इस्तेमाल नहीं किया था, ये कुतुबुद्दीन ऐबक था। आगे हम लोग बढ़ जाते हैं, आगे देखते हैं इसके बारे में। तो आगे दिया है, इसने अपने गुलाम यानी इसका जो गुलाम था इल्तुतमिश, जिसको इसने बदायूं का राज्यपाल नियुक्त किया था। 1210 में चौगन या पोलो खेलते समय कुतुबुद्दीन ऐबक की घोड़े से गिरकर मृत्यु हो गई और इसका मकबरा लाहौर में है। और इसके बाद 1210 में इसकी मृत्यु हो गई, तो इसकी मृत्यु के पश्चात इसका बेटा, जिसका नाम आराम शाह था, वो 1210 में गद्दी पर बैठा। और आगे हम लोग बढ़ जाते हैं। आगे पॉइंट दिया हुआ है यहाँ पे, और यहीं पे एक फेरबदल हो गया सिंहासन के लिए। और यहाँ पे जो इसका गुलाम था इल्तुतमिश, जो इसका गुलाम था 1211 ईस्वी में इल्तुतमिश ने आराम शाह की मृत्यु कर दी और गुलाम वंश का अगला शासक बना। यानी 1211 में इल्तुतमिश ने, जो कि कुतुबुद्दीन ऐबक का गुलाम था, उसने कुतुबुद्दीन ऐबक के पुत्र आराम शाह की मृत्यु करके गुलाम वंश का अगला शासक बना। तो यहाँ पे इल्तुतमिश के बारे में हम लोग देखेंगे और इसका शासनकाल देखेंगे। तो इसका शासनकाल में है 1211 से 1236 ईस्वी तक। यह भारत का सुल्तान था, क्योंकि इसे सुल्तान की उपाधि खलीफा यहाँ पे मिसप्रिंट हो गया है, खलीफा से प्राप्त थी। और इस आखिरी सुल्तान इब्राहिम लोदी था। 1205 में यल्दौज ने इल्तुतमिश पर आक्रमण किया और तराइन का तीसरा युद्ध, जो कि मोस्ट इम्पोर्टेंट है, यहाँ पे एग्जाम में पूछा जाता है कि तराइन का पहला युद्ध, जिसे हम लोग डिस्कशन कर चुके हैं, 1191 में हुआ था, जिसमें मोहम्मद गौरी और पृथ्वीराज चौहान के बीच हुआ था, जिसमें पृथ्वीराज चौहान विजयी हुआ था। और सेकेंड में इन्हीं दोनों के बीच हुआ था, जिसमें मोहम्मद गौरी विजयी हुआ था। और यहाँ पे
तराइन का तीसरा युद्ध जो कि 1205 ईस्वी में यल्दौज और इल्तुतमिश के बीच हुआ था, जिसमें इल्तुतमिश ने यल्दौज को पराजित किया। और 1221 ईस्वी में चंगेज खां, ये जो कि मंगोलिया का शासक था, उसका आक्रमण हुआ दिल्ली सल्तनत पर। तो इसने चांदी यानी इल्तुतमिश ने चांदी तथा तांबे के सिक्के चलवाए, जिसमें चांदी के सिक्के को टका कहा जाता था और तांबे को जीतल कहा जाता था, जो कि एक नियमित मुद्रा थी। आगे हम लोग देखते हैं इल्तुतमिश के बारे में। तो आगे दिया है इल्तुतमिश के बारे में, यहाँ पे आगे दिया है इल्तुतमिश ने तुर्कान-ए-चिहलगान यानी दल चालीसा का निर्माण किया, जिसमें 40 तुर्क सरदार हुआ करते थे। इसने इक्ता प्रथा यानी इक्ता प्रथा उसे कहा जाता है जो युद्ध में जीते गए जमीनों को सैनिकों में बांट दिया जाता है, उसे ही इक्ता प्रथा कहा जाता है। और इसकी शुरुआत भी इल्तुतमिश के द्वारा ही किया गया था। आगे हम लोग देखते हैं इसके बारे में। यहाँ पे एक मोस्ट इम्पोर्टेंट पॉइंट है कि यहाँ पे जो इस इक्तादारी जिसको ये ज़मीन प्राप्त होती थी, उसे इक्तेदार कहा जाता था। और कर वसूलने को इक्तेदारी कहा जाता था। 1229 में इल्तुतमिश ने कुतुब मीनार का निर्माण पूरा करवाया और इसने अपनी राजधानी लाहौर से दिल्ली स्थानांतरित किया। यानी जिस कुतुब मीनार का निर्माण कुतुबुद्दीन ऐबक के द्वारा शुरू किया गया था, उसका निर्माण 1229 में इल्तुतमिश के द्वारा पूरा करवाया गया। और साथ ही साथ इसने अपनी राजधानी को, जो कुतुबुद्दीन ऐबक के द्वारा जो राजधानी बनाई गई थी वो तो लाहौर थी, और उसे स्थानांतरित करके इल्तुतमिश के द्वारा दिल्ली स्थानांतरित किया गया। और यहाँ पे इल्तुतमिश ने अपना उत्तराधिकारी अपनी बेटी रजिया को घोषित कर दिया। और यहाँ पे इसी समय इल्तुतमिश ने अपना उत्तराधिकारी अपनी बेटी रजिया को घोषित कर दिया। आगे हम लोग देखते हैं अगला पॉइंट क्या है। तो अगला पॉइंट है यहाँ पे 1236 में इल्तुतमिश की मृत्यु हो गई। 1236 में इल्तुतमिश की मृत्यु हो गई और इसका मकबरा दिल्ली के कुतुब मीनार परिसर में स्थित है। 1236 में इल्तुतमिश की मृत्यु हो गई और 1236 में इल्तुतमिश की घोषणा के विरुद्ध जाकर उसका बड़ा बेटा रुकनुद्दीन फिरोज शाह सिंहासन पर बैठ गया। यानी 1236 में इल्तुतमिश की घोषणा के विरुद्ध, जो कि पहले ही घोषणा किया था कि अपना उत्तराधिकारी अपनी बेटी को बनाएंगे, तो इसके विरुद्ध में जाकर, यानी इल्तुतमिश की घोषणा के विरुद्ध में जाकर इसका बड़ा बेटा, जिसका नाम था रुकनुद्दीन फिरोज शाह, वो 1236 में सिंहासन पर बैठा और कुछ ही समय के लिए बैठा। आगे हम लोग देखते हैं रजिया के बारे में। तो यहाँ पे अगला पॉइंट है रजिया सुल्तान, जिसका शासनकाल 1236 से 1240 तक था। यह दिल्ली की प्रथम और एकमात्र महिला शासक थी, यानी पूरे मध्यकालीन भारत की एकमात्र महिला शासक थी। इसने ऐतगीन को बदायूं का इख्तियार बनाया और अल्तेनिया को भटिंडा का इख्तियार बनाया। याकूत खान, जिसे अमीर आखुर यानी शाही जो अस्तबल का मंत्री बनाया और यही रजिया सुल्तान का प्रेमी था। यानी याकूत खान जो ये रजिया सुल्तान का प्रेमी था। और यहाँ पे आगे हम लोग देखते हैं क्या पॉइंट है रजिया के बारे में। तो आगे पॉइंट है कि 1240 में अल्तुनिया ने रजिया सुल्तान के विरोध में खिलाफ विद्रोह कर दिया। अल्तुनिया ने याकूत खां की हत्या भी कर दी
और रजिया सुल्तान को कैद कर लिया। इस विद्रोह के बाद 1240 में दल चालीसा ने रजिया और अल्तुनिया की हत्या कैथल, जो कि हरियाणा में एक स्थान है कैथल, वहाँ पे इसकी हत्या कर दी गई। और यहीं पे रजिया का मकबरा, जो कि हरियाणा में जहाँ पे इसकी मृत्यु हुई, वहीं पे रजिया का मकबरा हरियाणा के कैथल में स्थित है। और इसके बाद अगला शासक जो इसकी दल चालीसा के द्वारा बनाया गया था उसका नाम था बहराम शाह। और इसका शासनकाल 1240 से 1242 यानी मात्र 2 वर्ष के लिए ही बहराम शाह शासक बन पाया। तो इसके बारे में हम लोग देखते हैं बहराम शाह के बारे में। और इसके बाद दिल्ली सल्तनत का अगला सुल्तान नसीरुद्दीन महमूद बना, जिसका शासनकाल 1246 से 1265 था। इसने बलवंत को वजीर नियुक्त किया और बलवंत को उल्लुम खा की उपाधि दिया। यानी नसीरुद्दीन महमूद का कार्यकाल 1246 से 1265 के बीच था और इसने बलवंत को वजीर नियुक्त किया। यानी दिल्ली सल्तनत में वजीर को प्रधानमंत्री के नाम से जानते थे। और यहीं पे बलवंत को उल्लुम खां की उपाधि दी। और इसके बाद जो कि बहुत ही महत्वपूर्ण शासक बना, इसका नाम था गियासुद्दीन बलबन। और इस गियासुद्दीन बलबन का शासनकाल 1265 से 1287 ईस्वी तक रहा। 1265 से 1287 ईस्वी तक रहा। और इसके बारे में हम लोग देखते हैं जो मोस्ट पॉइंट है। सुल्तान बनने के बाद बलबन ने दल चालीसा का अंत किया। बलबन ने दिल्ली में लौह एवं रक्त की नीति अपनाई। यानी बलबन ने दिल्ली में लौह एवं रक्त की नीति अपनाई। और ये नीति जो कि मॉडर्न हिस्ट्री में हम लोग पढ़ते हैं कि जर्मनी में लौह एवं रक्त की नीति बिस्मार्क के द्वारा अपनाई गई थी जर्मनी में। इसके आगे हम लोग बढ़ते हैं और देखते हैं अगला पॉइंट। तो अगला पॉइंट है यहाँ पे, इसी ने सिजदा पाइबोस प्रथा चलाई, जिसे आगे चल के मुगल वंश जो कि मुगल शासक था औरंगजेब, उसके द्वारा ख़त्म किया गया। यानी सिजदा और पाइबोस की प्रथा चलाने वाला सुल्तान कौन था? तो आप उत्तर दीजिएगा, बलबन था। और इस प्रथा को समाप्त करने वाला शासक जो कि मुगल वंश का शासक था औरंगजेब। आगे हम लोग देखते हैं, बलबन ने नवरोज़ त्यौहार मनाने की शुरुआत की, जो कि पारसियन का 9 वर्ष कहा जाता है नवरोज़ को। और इस लाहौर को औरंगजेब और जो नवरोज़ पर्व था, इसे औरंगजेब के द्वारा ख़त्म किया गया। आगे हम लोग बढ़ जाते हैं, अगला पॉइंट देखते हैं। अगला पॉइंट है यहाँ पे कि 1287 में मंगोलों की तीसरी बार आक्रमण हुआ और इस आक्रमण में बलबन का बेटा शहजादा मारा गया। और इसी के पुत्र वियोग में दुखी होकर, यहाँ पे मिसप्रिंट हो गया है, यहाँ पे होगा आपका 1287 में। यानी 1287 में पुत्र की मृत्यु से 1287 में पुत्र की मृत्यु से दुखी होकर पुत्र वियोग में ये भी बलबन की भी मृत्यु हो गई। आगे हम लोग देखते हैं और कौन शासक इसके बाद बनता है उसके बारे में हम लोग देखते हैं। और ये अंतिम शासक था जो कि गुलाम वंश का अंतिम शासक कैकूबाद था, जिसका शासनकाल 1287 से 1290 के बीच था, जो कि 3 साल।
मलिक फिरोज ने कैकूबाद का विश्वास जीतकर पंजाब का इक़्तिदार बन गया। यानी मलिक फिरोज जो कि था वो कैकूबाद से विश्वास जीतकर पंजाब का इक़्तिदार बन गया। मलिक फिरोज ने 1290 में कैकूबाद की हत्या कराकर कैमूर्स को गद्दी पर बैठाया। 1290 में कैकूर्स को मलिक फिरोज ने गद्दी पर बैठाया और मलिक फिरोज ने खिलजी वंश की स्थापना किया और यह एक तुर्क था। तो आज के लिए इतना ही। प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब, लाइक एंड शेयर ज़रूर कीजिएगा और ये अच्छा कंटेंट आपके लिए लाते हैं और इसमें मेहनत लगता है भाई। तो प्लीज़ लाइक एंड शेयर एंड सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा। तब तक के लिए जय हिंद।